अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दोहरा के साथ मैं हूं असदरीम खान और मेरा साथ देंगे इफ्तिखार शराजी साहब। वफाकी सतह पे जो हमने बजट के मुतालिक मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान के बीच कशीदगी देखी थी कौमी असम्बली के ऐवानों में, अब सूबाई सतह पर बलोचिस्तान असम्बली में उसी तरह के बेतहाशा तशवीशनाक विजुअल्स देखने को मिले जब हिज़्ब इख्तिलाफ यानी JUIF पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और BNP मैंगल के अरकान ने पार्लियामान के दरवाजे बंद कर दिए, ताले लगा दिए और संजीदा इख्तिलाफ का इजहार किया बलोचिस्तान अवामी पार्टी के बजट के मुतालिक। ना सिर्फ पथराव की रिपोर्ट्स सुनने को मिली लेकिन साथ में पुलिस कंटिंजेंट भी डिप्लॉय हुई और जो एक सिलसिला जारी था कि ना सिर्फ पार्लियामान को महफूज नहीं किया जा सकता लेकिन साथ में जो एक जरहाना किस्म की सियासी फ़िज़ा है वो अब अरकान के बिहेवियर में तब्दील हो रही है, वो भी बेतहाशा तशवीशनाक है और पार्लिमानी जमहूरियत की रवायतों के सख्त खिलाफ है। जनाब शराजी साहब, अगर सर ज़रा बलोचिस्तान पर करें तो आप सर अच्छी तरह जानते हैं कि इस तरह के हालात कुछ दिन से डेवलप हो रहे थे। तमाम अपोजिशन पार्टीज़ ने बजट के मुतालिक ना सिर्फ अपने सवालात उठाए थे लेकिन साथ साथ एक बहुत बड़ा एक इम्पास देखने को मिल रहा था। ना तो हुकूमत वक्त हाथ बढ़ा रही थी और ना तो अपोजिशन कुछ सुनने को तैयार। लेकिन क्या आप पार्लियामान के दरवाजे बंद करके इस तरह एहतजाज कर सकते हैं? ये भी कोई एक तरीका है? शराजी साहब किस तरह देखते हैं? मेरा ख्याल में पार्लिमानी जमहूरियत के अंदर तो हरगिज़ ये कोई तरीका नहीं है। अगर पार्लियामान के बाहर एहतजाज करने हैं तो फिर मेरा ख्याल में पहले तो ये कि फ़ैसला कर लें कि क्या उन्हें पार्लियामान का हिस्सा बनना चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो फ्लोर ऑफ द हाउस जाके इश्यूज़ को डिस्कस डिबेट करके हल नहीं करना चाहते, सड़कों पे करना चाहते हैं, तो फिर पार्लियामान के बाहर हो या किसी और चौक में, तो मेरा ख्याल में फिर पार्लियामान का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। तो कहीं भी दुनिया में जहाँ भी पार्लिमानी जमहूरियत है इस तरह के रवैयों को कहीं भी एक तरह से इनकरेज नहीं किया जाता। और दूसरा रह गया, मेरा ख्याल है बजट की हम बात करें तो बजट पाकिस्तान में तो कभी भी रिवायत नहीं रही है कि जो हुकूमत वक्त हो वो मरकज़ में हो या सूबों के अंदर हो, वो जब बजट साजी कर रहे हों तो वो अपोजिशन जमातों को एतमाद मिले या उनके साथ बड़ी एक इन डेप्थ किस्म की कोई मुशावरत हो। हरगिज़ ऐसी नहीं होती, क्योंकि उसका तरीक़ाकार यही है कि जो रूलिंग पार्टी होती है उसी का ये काम होता है, उसने तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख के एक अपनी तय एक बेहतरीन बजट डॉक्यूमेंट तैयार करना होता है। उसके बाद जब वो बजट असम्बली में पेश हो जाता है सर, तो पब्लिक एक तो उसकी ओनरशिप आ जाती है, साथ में यह है कि जो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं जो अपोजिशन बेंचों में बैठी होती हैं उनके पास एक फोरम है इसी पार्लियामान के अंदर, वो कट मोशंस के ज़रिए अपनी एतराज़ात को और जो समझते हैं कि बजट के अंदर गैर अवामी या अवाम दुश्मन इक़दाम हुकूमत की जानिब से लिए गए हैं उनके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद कर सकती है। तो मेरा ख़्याल में ऐसा हरगिज़ नहीं है कि कोई पार्टी जो बरसर इक़्तिदार है वो कोई बजट बना ले और उसको वो अनाउंस कर दे तो वो हतमी तसव्वुर होता है। नहीं, मेरा ख़्याल में अगर आपके पास कोई बड़े मजबूत और एक तरह से अवाम के बेहतरीन मफाद में कोई फार्मूलाज हैं कि जिनको मद्देनज़र रख के बजट के अंदर बहुत बेहतरी लाई जा सकती है, तो वो एक फोरम मौजूद है। आप कट मोशंस लेके आएँ और कट मोशंस को बेहतरीन अंदाज में डिस्कस डिबेट करें और हुकूमत वक्त को बैकफुट पे लेके जाएँ ताकि जो अवामी मफाद में फ़ैसले हैं वो किए जा सके। लेकिन बदकिस्मती के साथ असद जो हमने डे फर्स्ट से देखा है, जब बजट बन रहा था तो उस बजट आने से पहले ये कहा जा रहा था कि ये नाअहल हुकूमत है, ये कोई बेहतरीन बजट पेश कर ही नहीं सकती। इससे पहले भी जो बजट आए वो भी अमान दुश्मन थे। उसके बाद जब बजट पेश हुआ तो बजट पे तनकीद से बजाय हुक्मरान जमात पे तनकीद ज़्यादा की जा रही थी। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि जो डॉक्यूमेंट सामने आया है ये कितना अच्छा है कितना बुरा है, तो इसे कोई एक तरह से लीगल पॉइंट्स के ऊपर इसको डिस्कस डिबेट करके आवाम को बताया जाएगा कि क्या ऐसे इकदाम हैं जो आवाम की फेवर में नहीं जा रही है, कि इन इकदाम को कैसे बेहतर किया जा सकता है। वो बातें तो हमें सुनने को नहीं मिली। रादर ये हमें जो है वो बार बार सुनने को मिला कि मौजूदा हुकूमत नाअहल हुकूमत है, सिलेक्टेड है, ये मुल्क में मुसल्लत कर दी गई है, ये नाअहल लोग हैं, ये डिलीवर नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल में अगर ये बातें आपने करनी है तो फिर बजट से हट के भी तो पूरा साल आपके पास पड़ा, आप कर सकते हैं।
तो ये चीज़ें नहीं हो रही। और आज जो बलूचिस्तान के अंदर हम देख रहे हैं असद, अगेन अगर आप पार्लिमान को डिसफंक्शनल करने की नीयत से आए हैं और आप उसके दरवाजे बंद करना चाहते हैं और ये तरीका अपना रहे हैं कि क्योंकि आपसे मुशावरत नहीं हुई तो हुक्मरान जमात बजट पेश ही नहीं कर सकती, तो मेरा ख्याल में आप एक पार्लिमानी प्रोसीडिंग को डिसरप्ट कर रहे हैं, उसके अंदर रुकावट डाल रहे हैं। तो मेरा ख्याल में फिर वहाँ तो कानून को हरकत में आना चाहिए। आज हम देख रहे हैं अगरचे वहाँ पे लाठीचार्ज शेलिंग हो रही है, तो ये उन अरकान को भी सोचना चाहिए कि जिन्होंने आज पार्लिमान के गेट पे ताले लगा दिए और उनकी कोशिश यही थी कि आज के दिन बजट पेश ना हो। मेरे ख्याल में अभी तक वो सिलसिला हम देख रहे हैं कि ऐसे ही माहौल चल रहा है कि वहाँ पे कशीदगी की फ़िज़ा है। तो मैं नहीं समझता कि इस तरह वो बलूचिस्तान के अवाम को कोई खिदमत कर रहे हैं या इसके नतीजे से वो हुक्मरान जमात को मजबूर कर पाएंगे, क्योंकि कल को जो नाकदीन बात करेंगे वो तो यही करेंगे कि भाई मेरे आपके पास वो कौन सी अच्छी तजावीज़ हैं कि जो वो आप देना चाहते हैं और हुकूमत वो लेने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर वो कुछ ऐसी हैं तो मीडिया के सामने पेश करें ताकि हुकूमत वक्त को भी इल्म हो इस बात का कि अपोजिशन बेंचों पर बैठे लोगों ने बड़े एक ज़बरदस्त किस्म को बजट डॉक्यूमेंट तैयार किया है और अगर उन्हें सुना जाए और उसके ऊपर अमल किया जाए तो बलूचिस्तान के अवाम की मसाइल और वहाँ की मजलूमों को हल किया जा सकता है। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं हो रहा, ये सियासत बराए सियासत ही हो रही है। शिराजी साहब, आपकी बातों से 3 नुकात जनाब शायद उन पर ज़रा गौर करना चाहिए। सबसे पहले तो बहुत देर से ये सिचुएशन डेवलप तो हो रही है, लेकिन आज भी जो बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान हैं लियाकत चवानी साहब, उन्होंने यही कहा कि हमारी बजट ने किसी को इग्नोर नहीं किया, हमने सबको तरजीह दी है, तमाम हलकों को, तमाम कंस्टिट्यूंसीज़ को हमने तरजीह दी है। सरियाब रोड पे भी उस तरह के हमने मंसूबे और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को ऑथराइज़ किया है जो कि हिज़्ब इख्तिलाफ की कंस्टिट्यूंसीज़ में आते हैं, उनके हलकों में आते हैं। तो ऐसी बात नहीं है। फ़िलहाल जो DC साहब और हिज़्ब इख्तिलाफ के जो लीडरान हैं उनके बीच नेगोशिएशंस तो जारी हैं। बाय द टाइम वी ब्रॉडकास्ट नेक्स्ट वीक तो जिस तरह की सूरत हाल है वो डेवलप हो गई होगी और पता चल गया होगा कि इसमें कौन शरारत कर रहा था, क्या वो बुनियादी वजूहात थी और आप इस तरह पार्लियामेंट्री प्रोसेसेस को सबवर्ट क्यों कर रहे हैं। लेकिन दूसरा नुक्ता शिराजी साहब वो ये है कि क्या बलूचिस्तान सूबे को उस तरह की तरजीह दी जाती है बतौर पॉलिसी और बतौर मीडिया कवरेज। आज इस तरह एक हैरत अंगेज़ तरह से लोग बात कर रहे हैं बलूचिस्तान असम्बली के मुतालिक पिछले 6 माह 7 माह, बल्कि जब से ये बलूचिस्तान अवामी पार्टी की मखलूत हुकूमत आई है उसको वो तवज्जो नहीं दी गई, वो तरजीह नहीं दी गई। बलूचिस्तान के ओवरऑल सूरत हाल को उस तरह नहीं डिस्कस किया जाता जिस तरह बाकी सूबों को। तो बेहतर ये होगा कि कुछ कंसिस्टेंसी के साथ अब इसी सूबे के मुतालिक और इसकी महरूमियों के मुतालिक वही कवरेज की जाए कि आप लोगों को आगाह रखें और इस तरह ना हो कि जी ऊपर से बिजली गिरी है और एकदम से लोगों को हैरत हो रही है कि क्या कुछ हो रहा है बलूचिस्तान में। और बिल्कुल आखिर में सर, जिस तरह इस शो पे पहले बात कर चुके हैं, अगर ये एक पार्लिमानी जमहूरियत है, 18वीं तरमीम आप ले आए तो पार्लिमान जो है वो आपके आइन का मरकज़ है, अवाम का भी वो सर चश्मा है, उसकी उसी तरह आपको एहतराम करनी चाहिए। और हमारे अरकान को भी सर जिस तरह के ये मुजाहरे देखने को मिल रहे हैं, इट्स वेरी वेरी अनपार्लियामेंट्री। और आप एक बार फिर उन गैर जमहूरी क़ुव्वतों को जो कि तारीख़ भर में आपको गैर मुस्तहकम करती रही हैं, उनकी आवाज़ें एक बार फिर आप बुलंद करते हैं। इसी पर वक्फ़ा लेंगे, वक्फ़े के बाद गुफ्तगू जारी रहेगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। बात करेंगे वफाकी सतह पर भी जिस बजट पर मुबाहिसा किया जा रहा है, जिसको हिज़्ब इख्तिलाफ ने अवाम दुश्मन बजट करार दे दिया है और ये भी अहद किया है कि इसको मंजूर नहीं होने देंगे। ज़रा सुन लेते हैं अपोजिशन लीडरान का क्या कहना है, फिर बाकी डिस्कशन करते हैं। अगर अवाम की जेब खाली है तो बजट जाली है। ये बजट नहीं, ये सरासर धोखा और कौम के साथ फ्रॉड है जिसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं और उसको हम एक्सपोज करेंगे। और पूरी ऑपोजिशन का ये बाकायदा फैसला है कि वाकई अगर यही सूरत हाल है कि महंगाई का और तूफान आएगा, गुर्बत बढ़ेगी, तो हम इंशाअल्लाह इस बजट के खिलाफ सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाएंगे। इसको पास नहीं होने देंगे जनाब स्पीकर। चीनी, दूध, दही समेत खानों के अशाया पर नए टैक्स खत्म किए जाए। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कम से कम
20% इजाफा किया जाए। मजदूर की तनख्वाह कम से कम तनख्वाह 25,000 रुपए की जानी चाहिए। LNG और RLNG पर टैक्स खत्म किए जाएं और बिजली और गैस के बिलों को हमारे दौर की सतह पर वापस लेके आया जाए। हम पूछते हैं कि अगर मुआशी तरक्की हो रहा है तो फिर तारीखी गुर्बत और तारीखी बेरोजगारी क्यों है? आपने तो 1 करोड़ नौकरियां देने थे, उल्टा जिनके पास रोजगार था उनको भी बेरोजगार कर दिया है। कि ये जो हुकूमती मेंबरान कुछ दिन पहले इधर तमाशा कर रहे थे, जब वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाते हैं जहां तारीखी महंगाई, तारीखी गुर्बत और तारीखी बेरोजगारी आम आदमी बर्दाश्त कर रहा है, क्या वहां भी वो मुआशी तरक्की का नारा लगाते हैं? वो तो काबिल ही नहीं है अपने मुंह दिखाने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। वो खुद भी झूठा और उनके बजट भी झूठा। अब ये जरूर है कि अगर पहले तनकीद ये की गई कि ऑपोजिशन सिर्फ बेबुनियाद तनकीद करती है, तनकीद बराए तनकीद करती है, तो इस बार शहबाज शरीफ साहब ने एक लाहे अमल तय किया और एक मुतबादिल दिया। ये उनके तजावीज़ थे जो कि आपने अभी सुने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरपर्सन की बात भी काबिल तवज्जो थी कि अगर हुकूमत वक्त ने इस तरह के संजीदा इकदाम लिए हैं और अगर शराय नमू उतनी ज़्यादा अच्छी है और अगर 3.9% ग्रोथ पे पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेहतर से बेहतर हो सकता है, तो क्या तारीख़ी बेरोज़गारी और तारीख़ी महंगाई का वही मुल्क सामना नहीं कर रहा? जनाब शराजी साहब, ये जो 2 बेसिक इशूज़ हैं सर, एक तो PMLN ने कुछ ना कुछ एक इब्तदा कर ली है, कुछ ना कुछ तजावीज़ सामने रखे हैं कि हम चाहते हैं कि आप इन नुकात पर अमल दरामद कर लें। और जो एक ओवरऑल क्रिटिसिज्म बनती है इस हुकूमत की माशी पॉलिसीज़ के मुतालिक कि यहाँ ना सिर्फ आपने बेतहाशा महंगाई देखी लेकिन जॉबलेसनेस में भी इजाफा हुआ, बेरोज़गारी में वाज़े इजाफा हुआ। और जब इस तरह के बुनियादी इंडिकेटर्स आपके मनफी में जा रहे हों तो क्या उस तरह की आपको एक पिक्चर प्रेजेंट करनी चाहिए जो कि आप फ़िलहाल कर रहे हैं? किस तरह देखते हैं शराजी साहब? और फिर बाद में आएंगे जो पार्लियामान में तूफ़ान बदतमीज़ी भी देखने को मिली। जी। मेरा ख्याल में बड़े गैर मामूली हालात हैं और अगरचे इस हुकूमत के लिए माशी फ्रंट्स के ऊपर जहाँ पहले ही बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी, और आपको याद है कि जब इक़्तिदार में आई तहरीक इंसाफ तो ख्याल तो ये था कि IMF के पास नहीं जाना, लेकिन बिलाखिर IMF के पास जाना पड़ा, कुछ अपने दोस्त ममालिक के पास जाना पड़ा। वो जो कहा करते थे कि कशकोल लेके फिरते हैं, उन खान साहब को ख़ुद कशकोल उठाना पड़ा और जाके तो पैसे मांगने पड़े। हमें अपने अकाउंट एक तरह से जो अपने अकाउंट्स के अंदर उसको स्टेबल रखने के लिए दोस्त ममालिक से हमें अरबों डॉलर्स लेने पड़े। तो मेरे ख्याल में हम ये नहीं कह सकते कि इकॉनमी की सूरत हाल बड़ी ही इम्प्रेसिव थी, बड़ी शानदार थी और हुकूमत के पास इतनी स्पेस थी कि वो उसे पास ऑन कर सकती थी और आम आदमी की ज़िंदगी के अंदर खुशहाली लेके आ सकती थी और नहीं लेके आई। तो मेरे ख्याल में अगर ये हम कहेंगे तो बड़ी ज़्यादती होगी इस हुकूमत के साथ। और यकीनी तौर पे जब आप IMF प्रोग्राम में जाते हैं सर, तो ये तारीख़ है IMF प्रोग्राम्स की अब तक जितने भी हमने लिए हैं, और इस इदारे का, आलमी इदारे का मकसद ही बुनियादी तौर पे आपकी इकॉनमी को स्लो डाउन करना होता है। ऐसी कंडीशंस लगा दी जाती हैं कि जो बहरहाल आवाम की फेवर में नहीं जाती, बल्कि गैर पसंदीदा और गैर मकबूल फ़ैसले होते हैं और एक तरह से इजाफी बोझ आम आदमी के ऊपर डाला जाता है। तो यकीनी बात है जब ऐसा होता है आपकी मईशत की तरक्की भी सुस्त रवि का शिकार हो और इस तरह के फ़ैसले भी जलाए जिस तरह बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा है और बाकी इक़दाम, तो यकीनी तौर पर उससे महंगाई भी बढ़ेगी, उससे बेरोज़गारी भी बढ़ेगी, उससे अफरात-ए-ज़र भी ऊपर जाएगी। और साथ में जो कोविड आप देखा, आप यही किया है कि पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर हज़ारों लाखों लोग बेरोज़गार हुए हैं, तो पाकिस्तान उससे बाहर कैसे रह सकता है? तो जाहिर सी बात है हमें कोविड के जो फैक्टर है इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उसने भी अपना हिस्सा डाला है। बाकी रह गए ये कि इमरान खान साहब ने कहा था कि 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां। भाई हर सियासी जमात एक बड़ा कैची किस्म का स्लोगन लेके आती है और वो बाज़-औक़ात उस पर कहीं 10%, 20%, 50%, 40% अमल हो जाता है और बाज़-औक़ात 0% होता है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है कि हम ये कहें कि उन्होंने जो कहा था उसे पूरा क्यों नहीं किया। और इन्हें भी मालूम है कि जो 3 बार हुकूमतें कर चुके हैं और वो जमात
पीपल्स पार्टी की मैं बात करूंगा बिलखसूस, कि जिन्होंने स्लोगन दिया था रोटी कपड़ा और मकान, तो आज अगर इस मुल्क के अंदर लोगों को रोटी नहीं मिल रही, आज इस मुल्क के अंदर लोगों को कपड़ा तन ढांपने के लिए नहीं मिल रहा, अगर आज उनके पास सर ढांपने के लिए छत नहीं है, तो पीपल्स पार्टी कम से कम कह सकते हैं कि सिंध के अंदर तो पिछले 13-14 बरसों से मुसलसल इक़्तिदार में है और मरकज़ और दीगर सूबों के अंदर भी उन्होंने इक़्तिदार के मज़े लूटे हैं। तो भाई मेरे, आपने अपने दौर में जब किस तरह के चैलेंजेस भी नहीं थे तो आपने क्या किया, और आपने जो लोगों को कैची स्लोगन दे के अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, तो आज अपने अपने वादे साहब उनका, क्योंकि सर दो राय के खातिर ये पीपल्स पार्टी का जो बयानिया है वो ये है कि जी हमने जो जिन मुश्किलात के एक तरह से उनके खिलाफ एक जदोजहद की थी, हमारे वक्त एक तो बेतहाशा दहशतगर्दी की एक लहर थी मुल्क भर में, साथ में एक आलमी रिसेशन थी शराजी साहब, साथ में अदालत उज़्मा की जानिब से या जो आपके हाई कोर्ट्स भी थे उनकी जानिब से जुडिशल एक्टिविज़म का हमें सामना करना पड़ा, और ना तो हमारी अस्करी कुव्वतों के साथ वो वाली स्मूथ सेलिंग थी, ना तो हम एक सफ़े पे थे जो कि ये आखिरकार बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने लफ्ज़ चुना था सिलेक्टेड का। ये और बात है कि अगर एक आपको सियासी जमात विरासत में मिल रही है तो शायद आपको सिलेक्टेड नहीं कहना चाहिए, बट उसको ज़रा पार्क कर दें। ये पीपल्स पार्टी ने कहा कि हमने इन तमाम चीज़ों का सामना किया जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं करना पड़ रहा। सही, लेकिन मेरा ख्याल में फिर भी हमें तहरीक इंसाफ को भी थोड़ा सा वक्त देना चाहिए, और मैं नहीं समझता कि किसी भी सियासी जमात से जो इक़्तिदार में उससे अगले 1 या 2 साल के अंदर कोई आप बहुत बड़े मौजूदाती किस्म के इक़दाम की तवक्को रखें, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। जो भी पॉलिसीज़ आप अपनाते हैं उनके असरात आने में, उनके नताइज आने में कम से कम हम कह सकते हैं 2 से 3 साल लगते हैं। अगर आज डैम्स बनाने की बात हो रही है, आप बताएं असद में, एक तो मैं ये बात करूंगा कि आज जो कहते हैं कि बिजली की कीमतों को हमारी सतह पे लाया जाए, मैं कहता हूं कि जब डिक्टेटर्स के दौर के अंदर गैर मकबूल फैसले किए गए, वो फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में हो, वो नीलम जलम सरचार्ज की मद में हो, या वो PTV की फ़ीस की मद में लोगों के ऊपर इजाफी बोझ बिजली के बिलों में डाला गया, तो भाई मेरे जब आपकी जमहूरी हुकूमतें आई हैं तो ये बड़े गलत फैसले थे ना, तो इनको क्यों नहीं आपने अंडू किया। और एक और भी शराजी साहब, शायद लफ्ज़ फर्नेस माफिया नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन जब यही मुंतखब हुकूमतों ने इंतहाई अफसोसनाक नुकसानदेह किस्म के मुआहदे किए IPPs के साथ, 1994 की पॉलिसी आपके सामने है सर, और उसके बाद फिर एक आमिर परवेज़ मुशर्रफ साहब ने उसको 2002 की पॉलिसी में तब्दील कर दिया जो कि पहले मोहतरमा की हुआ करती थी। आपने फर्नेस ऑयल इंपोर्टेड फ्यूल के साथ जोड़ के डॉलर को पैक करके कैपेसिटी पेमेंट्स को मंजूर करा के अब आप कहते हैं कि जी बिजली के बिल क्यों इतने इस तरह आते हैं आसमान से, क्यों वो बातें कर रही हैं। तो ये तो आपने 2 दहाइयों की बुनियादें डाली थी ना शराजी साहब। बिल्कुल ऐसे, और उसको आप पढ़ें तो कैपेसिटी पे आपने रखी है कि गोया कि अगर प्लांट्स बंद भी हैं, इस वक्त अवाम को बिजली नहीं भी चाहिए, तो जो आपकी कैपेसिटी उसके अगेंस्ट आपको पेमेंट्स होती रहेंगी। फिर आपने कितनी बड़ी फेवर थी कि आपको फॉरेन करेंसी में आप पेमेंट्स करेंगे ताकि आपके मुनाफे नीचे, आपको डॉलर्स दुनिया से जहां से खरीदें कि हमारी अगर किटी में नहीं भी है तो हम वहां से खरीद के आपको डॉलर्स में पेमेंट करेंगे। तो भाई मेरे, आज अगर सर्कुलर डेट हमारे सर पे इतना बड़ा अजदहा बन के खड़ा है, तो अगर इसका इल्जाम इमरान खान को दूं तो यार बड़ी ज्यादती हो जाएगी ना, कि 2.5 सालों में ये चीज तो नहीं पैदा हुई। लेकिन शराजी साहब सवाल जो उठता है वो ये है कि इमरान खान साहब क्या कुछ कर रहे हैं कि उन्हीं के साथ आप रिस्ट्रक्चरिंग नहीं कर रहे, उन्हीं लोगों को आप आगे चलने दे रहे हैं, उन्हीं IPPs का जो एक तरह से एक गिरफ्त है सारे मुल्क पे वो इस तरह चलता आ रहा है, उसको क्यों नहीं आपने तोड़ा सर? नहीं तोड़े, बिल्कुल उसको तोड़ना चाहिए। और ये एतराज़ बार बार तहरीक इंसाफ पे होता है कि जो आप इस स्लोगन लेके आए थे, तो क्या मजबूरियां, या तो उन मजबूरियों का इजहार करें कि इनकी वजह से हम इन माफियाज को नहीं तोड़ सकते, वरना इनके पीछे जाएं एग्रेसिवली और इनको खत्म करें। लेकिन साथ में इन हकायक को भी सामने रखना चाहिए। सर, दयामिर भाषा डैम हो, गवादर पोर्ट को फंक्शनल करना हो, भाई ये कब के फैसले हुए हैं, लेकिन 2 जमहूरी हुकूमत इनसे पहले भी गुजरी हैं, उनके अंदर ना तो 1 रुपया रखा गया और ना 1 ईंट रखी गई। तो मेरे भाई ये कौमी मफाद के फैसले थे, आप इनकी ओनरशिप दी, लेकिन आपने लोगों से दगा के काम नहीं किया। साहब का क्या कहना था, वफाकी वजीर हम्माद अजहर साहब का क्या कहना था। वी लिसन टू द ऑपोजिशन, वी नाउ लिसन टू द गवर्नमेंट। गिला किया उन्होंने, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने
कि वजीर आजम हाउस में कम आते हैं। मेरे ख्याल में उनको इससे ज्यादा आना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है उसके जो कायद हैं, बहुत बड़ा सियासी नाम है, 3 दफा वजीर आजम रह चुके हैं पाकिस्तान के, हम चाहते हैं वो भी पाकिस्तानियों के साथ जिंदगी गुजारें। हम चाहते हैं वो भी हमारे पास आए, हम उनसे कुछ सवाल पूछें, हो सकता है उनसे कुछ सीखने के लिए हो। आपको वजीर आजम के पार्लियामेंट हाउस में आने की कमी का गिला है तो खुदारा वो पाकिस्तान के साबिका वजीर आजम जिसके आप भाई भी हैं, जिसके आप जमानती थे कि ये वापस आएंगे, काश आप उनको भी ये कहें कि कम से कम पाकिस्तान तो वापस आ जाए। अगर बुज़दिल नहीं हो तो बैठो अपनी जगह पे और मेरी तकरीर सुन के जाओ। अगर सच सुनने की हिम्मत है तो मेरी तकरीर सुन के जाओ। अगर झूठ अपना बेनकाब करना चाहते हो तो कायदे इख्तिलाफ मेरी तकरीर सुन के जाओ। प्लीज अगर हिम्मत है तो बैठो और मेरी तकरीर सुन के जाओ। और वो चले गए और वो बैठा हुआ है, बिलावल साहब बैठा हुआ है, हमाद बिलावल साहब बैठा हुआ है। मैडम आप बैठ जाए, उसको बात कर जनाब स्पीकर, बात कर ले भी। आप लोग बैठ जाए, मैं जवाब देता हूँ, अपनी सीटों पे बैठ जाए प्लीज। मैं जवाब देता हूँ, अपनी सीटों पे बैठ जाए प्लीज, बात कर ले। जनाब स्पीकर, हमें आज एक नाबालिग सा लेक्चर मिला और ये नाबालिग लेक्चर जिन्होंने जिंदगी में कभी कोई काम नहीं किया, कभी जिम्मेदारी नहीं की, कभी कारोबार नहीं किया, उन्होंने हमें बताया कि मईशत कैसे चलानी है, उन्होंने हमें बताया कि ये मुल्क कैसे चलाना है। जनाब स्पीकर, उन्होंने कभी अंग्रेजी बोली, कभी उर्दू बोली, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी बोल के किरदार साफ नहीं हो जाते, दामन साफ नहीं हो जाते। ये जो करप्शन के दाग सीने पे लगे हैं, ये अंग्रेजी बोलने से साफ नहीं होंगे। प्रोड्यूसर साहब ने भी कुछ चॉइस बिट्स ही निकाली हैं इन शॉर्ट्स की। शिराजी साहब, मुझे लग रहा था कोई कंसर्टेड कोई पॉलिसी डिस्कशन होगी, लेकिन चलें इस पर भी बात कर लेते हैं। पॉलिसी डिस्कशंस के लिए आपको इन ऐवानों की कार्रवाई को घंटों देखना पड़ेगा, तब जाके आपको 1.5-2 मिनट का नहीं शिराजी साहब, कोई पार्लियामानी डिबेट्स आप पढ़ें, उसमें बहुत कुछ कहा जाता है उसमें। लेकिन चलें, कोई बात नहीं। ये ज़रूर है सर, जो शुरू में नुक्ता उठाया मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में, इमरान खान साहब और मियां साहब पे वही तनकीद बनती है जो कि स्ट्रेंजली अनफ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पे नहीं बनती थी। वो बहुत ज़्यादा रेगुलर थे, पार्लियामान में हमेशा हाजिर थे, मौजूद हुआ करते थे जब इस तरह के आप ये माइलस्टोन्स पास कर रहे होते थे या कानून साजी के वक्त आप पेश होते थे। शिराजी साहब, अगर इस पर हम एक सेकंड ज़रा अगर बात कर लें, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, आपको याद होगा जब नए वज़ीर आज़म मुंतखब हुए थे तो उन्होंने शुरू में ये अहद किया था कि हम प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चंस, यानी जो एक वेस्टमिंस्टर का एक पार्लियामानी एक रवायत है, उसको हम पाकिस्तान लाएंगे, उसी पार्लियामानी सिस्टम पे जो हमारी एक फाउंडेशन है उसको हम इसको शामिल करेंगे इसमें। उसका क्या बना सर? मियाँ साहब तो सही कह रहे हैं, मुल्क आए ही नहीं और जो वज़ीर आज़म है वो पार्लियामान नहीं आते। मेरा ख़्याल में आपके जो तर्ज अमल है उसी से अंदाज़ा होता है कि आप इस मुल्क के अंदर किस कदर हकीकी जमहूरियत चाहते हैं और आपका अपना मिजाज किस कदर जमहूरी है और सिस्टम और इस मुल्क के अवाम के लिए जो ओनरशिप लेवल है उसकी क्या सूरत हाल है। तो मेरा ख़्याल में और क्या होता है, दिल तो किसी का हम देख नहीं सकते, दिमाग हम किसी का पढ़ नहीं सकते, तो होता तो तर्ज अमल ही आपका है, जो कंडक्ट है आपका वही बता रहा होता है कि आप चीज़ों को किस तरह बेहतर अंदाज में आगे लेके बढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल ये बात आप दुरुस्त कह रहे हैं कि खान साहब ने जो शुरू में कहा था और जो कमिटमेंट्स दी थी, मेरा नहीं ख्याल कि उनके साथ खड़े हैं। लेकिन होता क्या है असद, मेरा ख्याल में जब आप ड्राइविंग सीट पे होते हैं तो फिर आपको दिल भी बड़ा करना पड़ता है, आपका हौसला भी बड़ा होना चाहिए। यकीनी तौर पे 22 करोड़ के इस मुल्क की आप जब हुक्मरानी आपको दी जाती है और सियाह सफ़ेद का आपको मालिक कर दिया जाता है, तो फिर ये कोई बादशाह तो नहीं है। बादशाहतों में भी बाज़ औक़ात सवाल उठाए जाते हैं कि आप मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं। ये तो पार्लिमानी जमहूरियत है जिसमें दीगर जमातें भी बहरहाल लोगों की नुमाइंदगी कर रही हैं, वो भी लोगों के वोट लेके आए हैं। उनका भी ख्याल है कि उनके पास अवाम के मफाद में कोई अच्छी बातें हैं या जो कुछ आप कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे। तो मेरा ख्याल में हाकिम वक्त को, हुक्मरान जमात को एक बड़ा हौसला दिखाना चाहिए, अपोजिशन जमातों को सुनना चाहिए और जहां आपको अच्छी बातें नजर आई उनको वेलकम करें और जहां आपको लगे कि बुरी बातें हैं या लगे कि आपको बिलो द बेल्ट जाके हिट किया गया है, बाज़ औक़ात होता है। हर पार्टी के अंदर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि जो अखलाकियात का, वज़ादारी का
जो बाकी चीज़ों का ख्याल नहीं रखते पार्लिमानी रवायात का, और कुछ ऐसी बातें कर जाते जिससे आपका मिजाज बिगड़ सकता है। लेकिन जो मैं पहले बार बार कर रहा हूँ, आपको बला का हौसला दिखाना होता है, आपको अपने कंडक्ट से दूसरों को चुप कराना होता है, उनको शर्मिंदा कराना होता है, और आपने सिस्टम को मजबूत करना होता है। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आपको अगर अपोजिशन ने मुश्तिल करने की कोशिश की तो आप शेर क्या, आप सवा शेर निकले, गोया कि आप मुश्तिल हो गए, और उसके बाद आप भी गालम गलोच पे आ गए। आज हम शेख रोहित असद साहब को ज़रूर कंडेम करेंगे कि जो ये कह रहे हैं कि जी पंजाब के अंदर तो गाली गलोच कल्चर का हिस्सा है। भाई खुदा का वास्ता कहाँ कल्चर का हिस्सा है? वो भाई बहुत सारी चीज़ें माशरे में हो रही होती, लेकिन उनके लिए ओनरशिप नहीं होती। हमारे यहाँ गाली के लिए कोई कल्चर के अंदर ओनरशिप नहीं है। कभी मुझे जब आपको किसी ने कहा कि जब जाके भाई आपने अपने कज़न से या चाचा से मिलना है तो एक गाली अगर वो निकाले तो आपने 2 गाली निकालने, या नहीं निकालोगे तो बड़ा महसूस करेंगे वो। भाई कहाँ कल्चर ऐसा होता है यार? और जिस तरह अली नवाज साहब भी जवाब दे रहे थे माशाल्लाह से, उससे तो लाइटर नो मुझे लग रहा था कि वाकई कल्चर का हिस्सा ही है यार, मुकाबला हो रहा था। तो मेरा ख्याल में हुकूमत वक्त को हौसला दिखाना चाहिए। अभी भी वक्त है खान साहब के पास कि जो उन्होंने कहा था वो कैमरों के सामने बैठ के लोगों के सवालात न लें। इस पार्लिमान में जहाँ से उनको ताकत मिलती है, जिस पार्लिमान के बलबोते वो इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, उसमें आए और मुंतखब लोगों की बातों को भी सुने और बड़े हौसले से और बुर्दबारी से उनका जवाब भी दें। मुश्तिल होना उनका काम नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि इस तरह की बात भी करना कि जी गाली देना ये पंजाब का हिस्सा है, बेतहाशा अफसोसनाक है। और अगर आप खुद सर पंजाब से मुंतखब होते हैं तो मैं समझता हूँ आप अपनी कंस्टिट्यूंसी को, अपने हलके को भी आप एक डिसर्विस दे रहे हैं। इस वजह से लोगों ने आपको मुंतखब नहीं किया था कि अगर उनकी सकाफत के मुतालिक आप इस तरह की राय रखते हैं तो थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा तहम्मुल, बात करने से पहले ज़रा सोच लेना चाहिए। लेकिन अफसोस ये भी है कि अली अवान साहब जो कि खसूसी मुआवन जैसे आला ओहदे पर फायज़ हैं, वो बजट के साथ ऐसा वॉलीबॉल खेल रहे थे कि ना तो उन्होंने कानून साजी को कोई तरजीह देनी है आने वाले सालों में और ना तो किसी पॉलिसी को। वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दो राय। बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अपने मंशूर के मुताबिक भी और आने वाले दिनों में भी यही कहा कि इंतखाबी इस्लाहात को मंजिल तक पहुंचाया जाएगा और इस तरह के वसी रिफॉर्म्स किए जाएंगे जो कि माजी में देखने को नहीं मिले। अब याद रहे कि मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत ने भी इतना ही एम्बिशियस रिफॉर्म सामने रखा था, इलेक्शन एक्ट 2017, जिसने पाकिस्तान के कई इंतखाबी कवानीन को एक ही बड़े कानून में कंसोलिडेट कर दिया, जो कि फिर मुतनाज़ा हो गया और हमने फिर फैज़ाबाद धरना भी एक तरह से देखा उसी कानून के मुतालिक। लेकिन जब वो कंसोलिडेशन एक तरह से देखने को मिली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फिर भी यही कहा कि ये नाकाफ़ी है और जो समुंदर पार पाकिस्तानी शहरी हैं उनको वोट का हक दिया जाए और साथ में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की भी इब्तिदा कर दी जाए, जिस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने काफ़ी ज़्यादा सवालात उठाए हैं और अपोजिशन लीडरान ने भी अपनी राय जाहिर की है। ज़रा पहले सुन लेते हैं अपोजिशन क्या कह रही है। हम कोई गैर कानूनी गैर आईनी काम आपको नहीं करने देंगे। अगर हम अप्रिशिएट करते हैं कि आप रिव्यू कर रहे हैं उस दिन के प्रोसीजर्स को, मगर you'll forgive me if I don't expect anything great to come out of these actions। हम आपको इस कानून को इस शक्ल में, जिस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, मैंने, शहबाज शरीफ साहब ने अपनी जगह, मगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एतराजात उठाए, हम आपको इस शक्ल में इसको पास नहीं करने देंगे। अगर आप जबरदस्ती पास करवाते भी हो, हम हर कोर्ट में, हर अदालत में आपका पीछा करेंगे, मगर अवाम के वोट पे डाका नहीं डालने देंगे। साथ में मुस्लिम लीग नवाज का कहना है कि ये एक सिस्टमैटिक तरीका है जिससे धांधली होगी, और जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते हैं कि ये वो वाहिद ज़रिया है जिससे धांधली के इल्ज़ामात को ख़त्म कर दिया जाए और जमहूरियत को मज़ीद मुस्तहकम किया जाए,
वो बिल्कुल गलत है, उसका मुतज़ाद है। शराजी साहब, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पे अगर ज़रा एक सेकंड के लिए आ जाएं सर, क्या इस हद तक ये बात दुरुस्त नहीं है कि हिंदुस्तान जो कि पाकिस्तान से एज़ यू नो सर इज़ अ मच मोर पॉपुलस कंट्री, और जो उनके इंतखाबात होते हैं वो भी बेतहाशा तकनीकी होते हैं, पेचीदा होते हैं, मुख्तलिफ राउंड्स के ज़रिए किए जाते हैं, वहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स इस्तेमाल की जाती हैं, इस तरह का कभी ना तो सवाल उठा है कि जी धांधली हो गई। बेतहाशा इस तरह के इल्ज़ामात तो लगे हैं, लेकिन शायद उस तरह नहीं लगे, और जो आम तौर पे इंतखाबी नताइज वहाँ मंजूर कर दिए जाते हैं, वहाँ पाकिस्तान वो वाला सिलसिला आप पाकिस्तान के साथ एक्सट्रैपोलेट नहीं कर सकते। किस तरह देखते हैं सर? मेरा ख्याल में दुनिया में बिल्कुल आपने ठीक है, बिलखुसूस पड़ोस की बात आप कह रहे हैं कि भारत के अंदर इस सिस्टम को साल से, बल्कि हर इलेक्शन के ऊपर एक तरह से इसको एक्सपीरियंस किया जा रहा है, और वहाँ कम से कम हमने कभी नहीं सुना हो, बल्कि रिसेंट पास में तो जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, वो कई रियासतों में इलेक्शन हारी भी है, लेकिन हमें वहाँ से ये आवाज़ सुनने को नहीं मिली कि कोई बड़े पैमाने पर धांधली हो गई है, उस जमात को हराया गया, रिज़ल्ट को बड़े खुले दिल के साथ तस्लीम किया गया। लेकिन अपोजिशन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि एक तरफ तो आपको जो मरोजा सिस्टम है उसके ऊपर एतराज़ है, और आपका ख्याल है कि सिस्टम के अंदर इसके अंदर ख़राबियाँ मौजूद हैं कि जिससे इलेक्शन को चुरा लिया जाता है, और फिर आप जो प्राइम मिनिस्टर करंट है आप उनको सिलेक्टेड इसी बुनियाद पे कहते हैं कि इलेक्शन के ज़रिए नहीं बल्कि उनको सेलेक्ट करके लाया गया है। तो भाई मेरे, अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बेहतरीन तरीका नहीं है तो फिर क्या होना चाहिए? मैं तो ये सुनना चाह रहा हूँ ना, वही बजट की जो हम बात करते हैं कि बजट ठीक नहीं है तो फिर ठीक बजट कैसा होना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ठीक तरीका नहीं है या इसके ज़रिए से धांधली के अमल को नहीं रोका जा सकता, तो फिर मैं शहबाज शरीफ साहब से भी और बिलावल साहब से ये जानना चाहता हूँ, बड़ी जमातें हैं जो 3-3 बार एक तरह से इक़्तिदार में रही हैं, तो उनके पास फिर क्या ऐसा कोई हल मौजूद है जिसके ज़रिए से इस धांधली के अमल को रोका जा सके? मेरा ख्याल है कि अगर कोई एक जमात इनिशिएटिव ले रही है उसको आप इनकरेज करें, और उसके बाद आगे चल के देखें, कायमा कमेटी हैं जहाँ पे चीज़ें डिस्कस डिबेट होंगी, वहाँ पे अपने तजावीज़ लेके आएँ, उस तजावीज़ को मीडिया के साथ भी शेयर करें। तो मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत सोलो फ्लाइट ले के सब कुछ करवा सकती है। रह के मामला इलेक्शन कमीशन का असर, तो मैं बड़ा एक हैरान होता हूँ कि अगरचे वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसमें कोई शक नहीं है, बड़ा बाख्तियार इदारा है, लेकिन बहरहाल पार्लिमान का काम कानून साजी करना है, और इस कानून साजी के हक़ से मुल्क की आला तरीन अदलिया भी उसे नहीं रोक सकती। गोया कि सुप्रीम कोर्ट ये तो नहीं कह सकती कि पार्लिमान कानून साजी क्यों कर रही है, भाई पार्लिमान का काम यही है ना। तो अगर एक हुकूमत ने इनिशिएटिव लिया है और वो कुछ चीज़ें डिस्कस डिबेट कर रहे हैं, और अभी ये तजावीज़ की हद तक हैं, ये मशावरत की हद तक हैं, ये कोई कानून नहीं बना, तो मेरा ख्याल में जिस तरह ज़िमनी इलेक्शन के अंदर इलेक्शन कमीशन ने बड़ा गैर जिम्मेदाराना एक तर्जमल थोड़ा सा अपनाया, जिसमें एक तरह से ऐसी को प्रेस स्टेटमेंट जारी की गई जिससे तासुर मिला कि ये इदारा कहीं हुकूमत दवा के ख़िलाफ़ पार्टी बन गया है। तो ये नहीं होना चाहिए। आपका काम ये है कि जब कोई कानून बन जाए तो उसके लिए भी यकीनी तौर पे कोई फोरम होगा जहाँ पे अपने खदशात का आप इजहार इन गुड फेथ करें, और आप तासुर ये दें कि हम एक ऐसा इदारा है कि जो समझते हैं कि इलेक्शन कंडक्ट करवाने वाला इदारा है, और हमारी दानिश में अगर ये चीज़ें इस तरह होंगी तो इनके नताइज ये हो सकते हैं। लेकिन हतमी तौर पे आप किसी भी तजवीज़ को आप सरे से निगेट करें या रिजेक्ट कर दें, इसमें दो तीन बातें, जो 2-3 जाविये इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनकी तरफ ज़रा अटेंशन डायरेक्ट की है सबकी। सबसे पहले तो आपने देखा कि वफाकी वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी, उन्होंने ख़ुद ये बात की कि हमें अभी वक्त चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नुमाइंदों ने और वफाकी वजारत ने मुलाकात की और इस पर बहुत देर तक सर जोड़ के बात की कि किस तरह इसको रिफॉर्म कर दिया जाए। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो वजारत थी उन्होंने कहा हमें अभी भी वक्त चाहिए। लेकिन साथ में सर जो एक स्पेनिश कंसल्टेंसी फर्म थी उनके भी लोग वहाँ मौजूद थे, उन्होंने कहा है और उन्होंने ECP के अफसरान को इस बात से आगाह किया है कि जो नादरा का सिस्टम है
इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स यानी बैन अल-अक़वामी मेयार के मुताबिक वो नहीं है और अभी भी उसको बेहतर कर देना चाहिए, वरना जो उनका एक इंटरनेट का भी एक सिस्टम है उसके मुताबिक वो नहीं उतर रहा पूरी तौर पर। तो इन दो चीज़ों पर आपको उस पर वर्किंग करनी होगी। ये अभी फ़िलहाल ये सिचुएशन है। लेकिन अगर सर इसके साथ अगर हम बात करें ज़रा, डॉक्टर बाबर अवान साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरान के आपस भी कुछ इश्यूज़ आए हैं। एक ज़माने में बाबर अवान साहब की भी उसी सियासी जमात से उनका ताल्लुक हुआ करता था, लेकिन सर समंदर पाकिस्तानी एक काफ़ी मुतनाज़ा इशू एक बन गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान ने माजी में हमायत की थी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज को ये वोट हासिल होना चाहिए। ज़रा सुन लेते हैं डॉक्टर बाबर अवान साहब का क्या कहना था इसी बारे में। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑपोजिशन को जरूर बुलाए, हमें कोई एतराज नहीं है। इलेक्शन कमीशन सारी पार्टियों को ज़ाहिर है बुलाएगा। जो भी रजिस्टर्ड पार्टियां इलेक्शन लड़ती हैं, अगर कोई कंसल्टेशन होनी है तो फिर शहबाज शरीफ साहब से तो नहीं हो सकती, उनकी मंशा के मुताबिक तो इलेक्शन नहीं हो सकते। और वो जो आरओज का इलेक्शन कराने के लिए इलेक्शन कमीशन में खिताब करने चले गए थे आरओज वाले, वो जमाना तो गुजर गया अब। इसलिए हुकूमत और उसकी कोएलिशन सबसे बड़ी फरीक है पार्लियामेंट के सारे ऐवानों में, इसलिए उसमें हम भी हिस्सा लेंगे। लेकिन कानून साजी का फोरम पार्लियामान है, तो ये किस जमाने की बात कर रहे हैं कि हम उनको राइट ऑफ वोट नहीं देते। इसलिए राइट ऑफ वोट उनको हमारी अक्सरियत है, उसके लिए आईनी तरमीम की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह अज़ीज, मैं इमरान खान साहब की तरफ से यकीन दिलाना चाहता हूं बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को कि आपका जो राइट ऑफ वोट है ना वो वापस लिया जा सकता है, ना उसको सबूताज किया जा सकता है। वो इंशाअल्लाह आपका हक है, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, पाकिस्तान का आइन भी कहता है और सियासी इखलाक और पार्लिमानी आदाब भी कहते हैं कि किसी एक तबके को, जो 1 करोड़ के करीब लोग हैं इस वक्त मुख्तलिफ लोगों के अंदाजों के मुताबिक, उनको राइट ऑफ वोट से बाहर नहीं रखा जा सकता, एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता। ये बात दुरुस्त है कि अदालत उज़्मा ने 2018 में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के बुनियादी हक को अफर्म किया था, ये कहते हुए कि ना सिर्फ उनको वोट देना चाहिए लेकिन आइन में ये हक उनके लिए दर्ज है। शराजी साहब मुख्तसर कमेंट सर और फिर वक्फा लेंगे। मेरे ख्याल में इस पे तो दो राय नहीं होनी चाहिए। अगर एक चीज़ एक तरह से एक आइन के अंदर भी दर्ज है और वो लोग के जो बैरून मुल्क मुख्तलिफ़ किस्म की मुश्किलात बर्दाश्त करके वहाँ से ज़र मुबादला इस मुल्क के लिए भिजवाते हैं, तो और उनकी फैमिलीज़ भी यहाँ पर रहती हैं, तो अगर उनको राय देने का हक भी दे दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है। और मेरे ख्याल में अब नून लीग की या बाकी लोगों की ये राय कि वहाँ बैठे लोगों को यहाँ के मसाइल का क्या इल्म या उनके लिए ओनरशिप क्या है, मैं नहीं समझता कि दुरुस्त बात है। उनकी उतनी ओनरशिप है जितनी हमारी है और उनको हक जरूर वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दो राय। बात करेंगे एक बेतहाशा अफसोसनाक वाक़े के मुतालिक। लाहौर शहर में एक मदरसे के उस्ताद पर बेतहाशा संजीदा इल्ज़ामात लगाए हैं उनके अपने एक तालिब इल्म ने, और ना सिर्फ वीडियो सामने आई हैं बल्कि उसी शख्स ने, अजीज़ुर रहमान ने, जो कि JUFA से ताल्लुक़ रखते हैं, इस बात का एतराफ़ भी कर दिया कि जो एक रेप के इंसिडेंट के बारे में उस तालिब इल्म ने वीडियो पर बात की थी वो दुरुस्त थी, लेकिन सिर्फ ये साथ गिला किया कि वो नशे की हालत में थे या उस तरह के एक्सटेन्यूएटिंग सर्कमस्टांसेस थे। जो इससे भी ज़्यादा अफसोसनाक बात है वो ये है कि हालांकि कुछ दिन हो गए इस तरह के इल्ज़ामात लगाने के बाद और इन्हीं अजीज़ुर रहमान का एतराफ़ करने के बाद अभी तक उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया। जनाब शराजी साहब, जो सबसे ज़्यादा एक जो अफसोसनाक बात है कि इसी माशरे में जब इस तरह की बातों को छुपाया जाता है, आप सर जानते हैं यही जो तालिब इल्म थे ये कुछ माह से ये शिकायत कर रहे थे, सबको बता रहे थे कि मेरे साथ ये कुछ किया जा रहा है, और ना तो कोई सुनने को तैयार है ना मानने को तैयार है, बल्कि वो उसी शख्स की सफाइयाँ देते हैं और कहते हैं कि जी बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत शरीफ आदमी हैं, इस तरह का कुछ किया जा नहीं सकता। जब ये वीडियो भी मंजरे यहाँ पे आ गई शराजी साहब,
तो उस पर आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे जिस तरह की, मैं तो यही लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, वाहियात किस्म की एक दफ़ाएँ सामने रखी जा रही हैं। और मैं समझता हूँ कि माशरे में सर इसी तरह की जब आप रिएक्शनरी क़ुव्वतों को छालते हैं तो इस तरह का मुबाहिसा सामने आता है। आप उस तालिब इल्म का सोचें, उस पर क्या कुछ गुजरा है। और ये जो एक बहुत बड़ा इशू है जिसको हम बार बार वी ट्राई टू स्वीप इट अंडर द कारपेट, अभी भी चौराहे में सर ये चीखें मार रहा है कि इसको आप किसी तरह से हल करें। इस मुल्क में इस चीज़ का एक एपिडेमिक है। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा ही अफसोसनाक और जिसकी में मजम्मत की जाए मेरे ख्याल में कम है, लेकिन बड़ा अफसोस ये उस वक्त ज़्यादा और गहरा हो सकता है कि जब हम डुअल स्टैंडर्ड्स अपनाते हैं। गोया कि जब जुर्म करने वाला कोई आम आदमी होता है तो हमारी अप्रोच बड़ी एग्रेसिव होती है। और कसूर में जो एक कमसिन बच्ची ज़ैनब के साथ मामला हुआ, यकीनी तौर पे वो भी बड़ा एक संगीन वाक़या था, लेकिन क्योंकि करने वाला एक आम आदमी था तो हुकूमत वक्त और पूरा माशरा एक तरह से मजमूई तौर पे बड़े एग्रेसिवली आगे बढ़ा। अदालतों में उस मामले को बड़ा एग्रेसिवली देखा और बिलाखिर उसको अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचाया। लेकिन ऐसे मामलात में जहाँ पे वो लोग के जिनका रिलीजियस फेस है, एक तरह से जो दीनी मदारस को रिप्रेजेंट करते हैं, जो वहाँ पे दर्स व तदरीस से वाबस्ता हैं, इससे पहले भी आपने देखा कि मानसेरा के अंदर इसी तरह का वाक़या हुआ। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इस मामले में हम लोग फिर पीछे हट जाते हैं। हमें लगता है क्योंकि करने वाला जो मुजरिम है उसका एक रिलीजियस फेस है, वो कोई मौलाना है, वो कोई बलामा है, तो हमें थोड़ी सी एहतियात बरनी, या पता नहीं हमें डर लगता है। क्या वजूहात हैं कि हम इन चीज़ों को उस तरह अग्रेसिवली नहीं देखते जैसे हम बाकी चीज़ों को देखते हैं। तो मेरा ख्याल में किसी शख्स का ताल्लुक़ किसी तबके से हो, किसी प्रोफेशन से हो, किसी मसलक से, किसी मज़हब से हो, मेरे ख़्याल में इन सब चीज़ों को बालाए ताक रख के जिसने जुर्म किया है उसको पूरी तरह एक्सपोज भी करना चाहिए। और तमाम जो सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज़ हैं वो एक तरह से माशरे के लोग हों, वो इस मुल्क की हुकूमत हो, वो इस मुल्क की पुलिस हो, वो इस मुल्क की अदालतें हों, सबको अपना हिस्सा डालना चाहिए। इस मामले में फिर पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि इससे पहले भी इस तरह के कई मामला सामने आए, लेकिन ये लोग बड़े आराम से फिर निकल जाते हैं और वो देखने को नहीं मिलता। और इससे आगे बढ़कर सर एक वसी इंक्वायरी करनी चाहिए कि इस तरह का जो मसला है उसका हल क्यों नहीं किया जा रहा, बल्कि साहिल के रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो मसला है इसमें इजाफा हो रहा है, इस तरह के वाक़यात में भी इजाफा हो रहा है। और पंजाब सूबे में सबसे ज़्यादा इसकी तादाद देखी गई है। अब इससे आप ज़रा आगे बढ़ें। वज़ीर आज़म साहब भी इस बात को तस्लीम कर चुके हैं और डॉक्यूमेंट्री में तस्लीम कर चुके हैं कि ये बेताशा एक शर्मनाक मसला है पाकिस्तान के लिए, और बहैसियत एक आम शहरी हर आदमी को ये शर्म महसूस करनी चाहिए और इस मसले के ख़िलाफ़ एक तरह से लड़ना चाहिए, हल निकालना चाहिए। जो कसूर का सारा एक इशू था, शराजी साहब आपके सामने है, ह्यूमन राइट्स कमीशन उधर गया, NHCR उधर गई, वहाँ उन्होंने तजावीज़ दिए, आपने कुछ पुलिस अफसरान को ट्रांसफ़र करने के अलावा वहाँ कुछ नहीं किया, हालांकि आपके सिटिंग MPA उसमें शामिल थे। ये आपने मानसेरा का ये जिक्र किया, मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह साहब इन्हीं चैनल्स पे सुबह से रात बता रहे होते हैं हमारे बुनियादी हकूक़ क्या हैं, उनका भी नाम इसमें आया है। अजीज़ुर रहमान का इस इशू में सर, और जिस तरह के वो पहले माजी में जिस अमूर पर वो गुफ्तगू कर चुके हैं, आज शर्म आती है कि उसी शख्स को इन चीज़ों के साथ एसोसिएट किया जा रहा है। JUIFA को शायद थोड़ा सा अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि उनके इस तरह के लीडरान पर इस तरह के इल्ज़ामात क्यों लगते हैं और फिर उसके बाद उनको कानून के पकड़ से किस तरह बचाया जाता है। पूरी सियासी जमात उनके सामने एक दीवार की तरह खड़ी हो जाती है। तो हुकूमत की जानिब से भी, सियासी जमातों की जानिब से भी, और लेकिन सबसे ज़्यादा अहम जो आपके मदारस हैं और जो आपने उनका एक रेगुलेटरी बोर्ड बना दिया है जो उनको इस्लाहात से मुस्तकिल छुपाता रहता है, महफूज रखता है, इन तमाम अदारों को सर थोड़ी सी अब इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए कि आप वाई आर यू गोइंग रॉन्ग सो बैडली। इसी पर इजाज़त लेंगे। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और शराजी साहब ऐसे भी आगाह कीजिए और कल तक इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।